Do you know there's a gland in the body which holds secret to your age, weight and energy? यानी कि एक ऐसा ग्लैंड जो आपके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जिससे आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स कंट्रोल होती है, आपका वेट मैनेज होता है और यहाँ तक कि आपके मूड को भी इम्पैक्ट करता है. सो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द पिल वेयर हेल्थ मीट्स कन्वर्सेशन. I am your host Dr. Chetna and in today's episode we are going to talk about thyroid and understand how it works and also know कि इसका कितना important role है आपके overall health पे. So to simplify this and make us understand this better, joining us today is Dr. Abhamoni Agarwal. She is a senior consultant endocrinologist practicing at Guwahati, Assam. With her vast experience and knowledge, she is here to shed some light on thyroid. So let's give a warm welcome to Dr. Abhamoni Agarwal. So now coming to today's topic, which is thyroid. So let's start as if I'm a patient and you're a doctor sitting there, and I feel the very first question is, doctor, what is thyroid? Because I'll tell you, people have made this thyroid as a disease. They no more see कि it's a normal gland in the body. किसी को सामने को बोलना भी होगा सामने वाले को, so they say कि तुझे thyroid हो गया है. So please, I mean, could you help us with that? So thyroid gland जो है वो हर एक इंसान में होता है. वो हमारे गले के अंदर लाइक फ्रंट पे यहाँ पे एक लाइक बटरफ्लाई जैसा एक ग्लैंड होता है. सो उसको हम लोग थायराइड ग्लैंड बोलते हैं. वो हम लोग को बाय बर्थ वो हर किसी में होता है. अगर किसी का थायराइड हार्मोन बना नहीं एट बर्थ तो उसको हम लोग कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं कि उसको बाय बर्थ उसको वो हार्मोन थेरेपी लेना पड़ेगा, हार्मोन रिप्लेसमेंट. वो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थायराइड जो ग्लैंड है उसमें एक हार्मोन निकलता है T3 एंड T4. अगर T3 T4 है तो ही हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगा, हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ठीक रहेगा, हम लोग का हार्ट, किडनी, हम लोग का लीवर, हम लोग का इनफैक्ट ऑल द ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम. सो इन सब में थायराइड ग्लैंड का एक्शन रहता है. सो जब कभी भी थायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी होगा, वो कब होगा? अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो इन सारे ऑर्गन्स में फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. अंडरस्टूड. ओके. सो थायराइड ग्लैंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है. ओके. सो आई मीन people doesn't understand this big terms which are hypothyroidism or hyperthyroidism. All they know is मोटा होने वाला thyroid and पतला होने वाला thyroid. So what are the exact types of thyroids and how do they affect our body functions? सो बेसिकली थायराइड जो डिज़ॉर्डर्स होते हैं उनमें हम लोग दो में डिवाइड कर सकते हैं. एक हाइपर फंक्शनिंग थायराइड जहाँ पे थायराइड बहुत ज़्यादा काम करता है ज़रूरत से ज़्यादा, और एक होता है हाइपोथायराइड जहाँ पे थायराइड कम काम करता है या बिल्कुल काम नहीं करता है. मोस्ट कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म में होता है कि आप मोटे हो जाते हो, आपके बॉडी में पानी जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, आपको सूजन आ जाता है, वेट गेन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, आप बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, सोने का मन करता है. सो ये एक लक्षण है हाइपोथायराइडिज्म का, जो कि बहुत कॉमन है. ऑलमोस्ट 11 to 15% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन में ये हो सकता है. और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है. अगेन दूसरा है एक पतले होने वाला थायराइड जो है हाइपरथायराइड, जो ओवर फंक्शनिंग है. जैसे कि मैंने बोला आपको थायराइड हार्मोन का एक्शन आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट पे रहता है. सो क्या होता है, अगर आपका थायराइड बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रहा है तो आप पतले हो जाएंगे फिर, है ना, बॉडी ज़्यादा काम कर रही है. और उसमें आपको क्या है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया बोलते हैं उसको. फिर आपका हाथ में ट्रेमर्स आने लगेगा क्योंकि नर्व्स में भी इफेक्ट होता है. तो फिर उस टाइप के बहुत सारे मतलब हाइपरथायराइड जो मतलब हाइपर स्टिमुलेशन जैसा होता है वैसा करके हाइपरथायराइड में होता है. So just now you mentioned कि it is more commonly seen in women than men. So any specific reason behind that? So कोई भी ऑटो इम्यून यूजुअली थायराइड जो डिज़ॉर्डर्स है उनका मेन रीज़न होता है ऑटो इम्यूनिटी इन एडल्ट्स. बच्चों में होता है तो वो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है. उसके बारे में जैसे हम लोग बाय बर्थ या जन्म से ही थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है क्योंकि ग्लैंड ठीक से फॉर्म नहीं हुआ है तो वो एक अलग एंटिटी हो गया. लेकिन जब ये थायराइड प्रॉब्लम अभी एडल्ट्स में होता है या बड़े बच्चों में होता है उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज. सो जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं वो एनी डे आपको फीमेल्स में कॉमन होता है. सो कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं तो वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है. सो इट इज़ 5 to 8 times more common in females. So because of some hormone issues, because of
लाइक ऑटो इम्यूनिटी, हाई रिस्क ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, ये थायराइड डिसऑर्डर्स फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। सो एनी नॉर्मल इंडिविजुअल उसको कैसे पता चलेगा कि उसको जो सिम्टम्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो थायराइड स्पेसिफिक ही है? देखिए, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करना, बहुत ज़्यादा जैसे स्लीपी फील करना, आलस आना, बॉडी पेन होना, सो दिस आर वेरी वेग सिम्टम्स। लेकिन यस, और अगर गले में सूजन आए, सपोज गले के सामने बहुत लोगों को एक स्वेलिंग आ जाता है, उसको हम लोग गॉइटर बोलते हैं, सो वो थायराइड ग्लैंड अगर आपका काम नहीं कर रहा है या एक्सेस काम कर रहा है तो वो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाता है। तो अगर सपोज किसी का थायराइड ग्लैंड के सामने स्वेलिंग आ गया तो वो डेफिनेटली अपना थायराइड चेक करा सकते हैं, क्योंकि उसको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। और अदरवाइज जैसे मैंने बोला, अगर हाइपोथायराइड के सिम्टम्स है जैसे मोटा हो जाना अचानक बिना रीज़न का, फिर ज़्यादा नींद आना, ज़्यादा आलस आना, बॉडी एक होना, इन जनरल बॉडी मतलब अच्छा नहीं फील करना, और फीमेल्स में स्पेसिफिकली अगर मेंसेस डिले हो गया है, हाँ, तो अगर या मेंसेस नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी है ना, तो उन सब केसेस में हम लोग थायराइड चेक कर सकते हैं। ओके, सो दिस थायराइड हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद इनफर्टिलिटी इन वुमेन? यस। ऑलराइट, सो लाइक हाउ डू यू मैनेज दिस? सो जो अभी अगर हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू हाइपरथायराइडिज्म, सो हाइपोथायराइडिज्म हमको मैनेज करने के लिए उसका एक ही उपाय है, इस मेडिकेशन। सो उसमें एक जो थायराइड का टैबलेट दिया जाता है वो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में लिया जाता है। सो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में लेने के बाद आफ्टर हाफ एन आवर टू 1 आवर ब्रेक हम लोग फिर उसको कोई भी फूड इंटेक लेने के लिए अलाउ करते हैं। सो ये टैबलेट डेली लेना ज़रूरी है, और जब ये लेते हैं उसके बाद हम लोग जैसे TSH फिर मॉनिटर करना पड़ता है। हाइपोथायराइड में क्या होता है, डायग्नोसिस पे TSH बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे ही हम थायराइड रिप्लेसमेंट देंगे तो TSH नॉर्मलाइज होने लगेगा। तो TSH जिस थायराइड डोज पे नॉर्मल होएगा तो वो वाला हम लोग को डोज कंटिन्यू रखना पड़ता है। अंडरस्टूड। सो ऐसा नहीं कि एक बार TSH नॉर्मल हो गया फिर हमने फिर बंद कर दिया, सो ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि एक बार बंद कर दिया तो फिर वो वापस से शूट अप करेगा। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी है, रेगुलरली लेना ज़रूरी है, कंप्लायंस इम्पॉर्टेंट है, कैसे तरीके से ले रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और रेगुलर मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट है। कि एक बार TSH कर लिया तो साल भर बहुत टाइम से किया नहीं ऐसा नहीं, बिकॉज आवर बॉडी नीड्स कीप चेंजिंग। सो हमें फिर मॉनिटर करते रहने पड़ता है, और बेस्ड ऑन द TSH फिर हम लोग थायराइड हार्मोन का डोज एडजस्ट कर सकते हैं। सो नाउ दिस पेशेंट्स हु कम्स टू यू, वो डायरेक्टली रिपोर्ट लेके आते हैं थायराइड की, कि आप उनके सिम्टम के हिसाब से उनको रेकमेंड करते हैं कि ओके दिस कुड बी थायराइड सिम्टम्स, यू नीड टू डू द स्क्रीनिंग और यू नीड टू डू द टेस्टिंग? बहुत बार पेशेंट खुद थायराइड टेस्ट करके आ जाता है, जैसे एक जनरल बॉडी चेकअप कर लिया आजकल, लाइक काफ़ी कॉमन है एक होल बॉडी चेकअप करना, उसमें इन जनरल सारे होल बॉडी चेकअप जो स्कीम्स है उसमें TSH रहता है। सो यूजुअली समटाइम्स इफ द TSH इज रेज्ड तो पेशेंट खुद ही लेके आ जाते हैं। बहुत बारी हम लोग जैसे सिम्टम्स है, बहुत वेग सिम्टम्स है, तो एंडोक्रिनोलॉजी में TSH इज समथिंग जो हम हर एक सिम्टम्स के साथ कर सकते हैं। तो अभी सपोज किसी का वेट गेन है या वेट लॉस है, कॉन्स्टिपेशन है, या फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स है, किसी को अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, तो और या फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स, सपोज थायराइड प्रॉब्लम्स समटाइम्स कैन प्रेसिपिटेट एंड कार्डियक फेलियर आल्सो। तो जैसे हार्ट के चारों तरफ पानी जमा हो जाना, उसको हम लोग पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं। सो वैसे करके सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं। That is like when thyroid becomes chronic. When TSH is very very high. Okay. So इसीलिए TSH करना मतलब बहुत ज़रूरी है। So at least the only way we can rule out थायराइड डिसऑर्डर इज डूइंग अ TSH, और जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम लोग T3 T4 भी करते हैं उसके साथ एंटायर थायराइड प्रोफाइल। ओके, सो हाउ ऑफन डू यू नीड टू रिपीट दिस चेकअप्स? अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो यस, अगर मैंने अभी नया शुरू किया है डोज तो मैं डेफिनेटली 1.5 मंथ के बाद TSH करना चाहूँगी, टू सी दैट वेदर द डोज दैट आई हैव प्रिस्क्राइब इज एडिक्वेट और नॉट, एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट द डोज। अगर किसी का TSH अपेरेंटली हमेशा मतलब नॉर्मल रेंज में आ गया है और वो नॉर्मल रेंज में मेंटेन हो रहा है, तो इनिशियली 3 मंथ के बाद, फिर अनदर 6 मंथ के बाद, एंड अगर क्रॉनिक पेशेंट है, स्टेबल थायराइड डोज पे है, तो एनुअल भी कर सकते हैं।
हाँ, लेकिन अगर किसी को हाइपर थायराइड है जिसका ट्रीटमेंट अलग होता है, हमको एंटी थायराइड मेडिसिन देना पड़ता है, उसमें हमको ज़्यादा फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करना पड़ता है, क्योंकि एंटी थायराइड मेडिसिन क्या होते हैं, हेपेटोटॉक्सिक होते हैं, लीवर में थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट्स रहता है उनका, बाकी साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। सो वो सब हमको मॉनिटर ज़्यादा करना पड़ता है अगर पेशेंट कोई एंटी थायराइड मेडिकेशन में है फॉर हाइपर थायराइडिज्म। Okay. So hypothyroidism we can plan the monitoring and then eventually जैसे TSH नॉर्मल होता जाएगा या TSH स्टेबल होता जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी भी हम लोग बढ़ा सकते, मतलब जैसे ये कर सकते हैं, जैसे ईयरली कर लिया उस हिसाब से, लेकिन दिस इज नॉट सेम इन हाइपरथायराइड केसेस। Okay, understood. So once you put a patient on the medication, does that medication stays lifelong? देखिए अभी डिपेंड, सपोज किसी का थायराइड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, किसी को कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म है, बाय बर्थ थायराइड ग्लैंड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, या किसी का लाइक एट बेस लाइन TSH बहुत ज़्यादा है ऐसे, और उसके बाद TPO एंटीबॉडीज भी पॉजिटिव है, तो उसमें चांसेस है कि द पर्सन विल रिक्वायर थायराइड हार्मोन फॉर लाइफ। और लेकिन किसी को सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म भी होता है। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है जी TSH बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जैसे लेस देन 10 है या अराउंड 10 है, तो लेस देन 10 में कभी कभार हम लोग ट्रीटमेंट नहीं भी स्टार्ट करते हैं, नॉट इन ऑल केसेस, उसके कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं, लेकिन यस इन सब केसेस में जो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है या फिर माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म है, तो इवेंचुअली इट मे रिजॉल्व, एंड देन हम लोग उन सब में थायराइड का जो मेडिकेशंस है वो इवेंचुअली बंद कर सकते हैं, डिपेंडिंग दैट विल बी बेस्ड ऑन फ्यूचर में TSH और उनका थायराइड रिस्पॉन्स कैसा है उस पे। सो पर वो सब भी खुद से नहीं करना है, यू हैव टू मीट द डॉक्टर एंड द डॉक्टर हैज टू डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टॉप, राइट? हाँ, दिस इज लाइक फॉर हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन अगर हाइपरथायराइड के बारे में बात करें तो यस, हाइपरथायराइड का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है, और हाइपरथायराइड में डेफिनेटली थोड़ा प्रोलॉन्ग रहता है, जैसे 2 साल 3 साल 5 साल भी हम लोग कभी कभी देते हैं एंटी थायराइड टैबलेट्स, लेकिन दैट इज नॉट लाइफ लॉन्ग। लेकिन हाइपोथायराइड यस, अगेन इट कैन बी लाइफ लॉन्ग और इट कैन बी ट्रांजिएंट, और इवेंचुअली कभी क्या होता है प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, अंडरस्टूड, प्यूबर्टी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उन सब फेसेस में ज़्यादा कभी कभी थायराइड मेडिसिन देना पड़ता है, एंड इवेंचुअली meaning to say maybe we can taper and stop. So can this thyroid be also genetically given, passed on to the child? Like is it that way कि अगर किसी भी parent को thyroid है तो वो बच्चे में भी हो सकता है? Like are there high chances of it? हो सकता है, yes. There are something called as genetic form of thyroid disease. तो either जो genes involved in thyroid hormone formation या तो फिर in hormone production, जो जीन्स दैट आर इन्वॉल्व, इनमें अगर डिफेक्ट है तो वो ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे फ्रॉम आइदर द मदर और द फादर वैसे। सो इन सब से आइदर बच्चे को बाई बर्थ कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होगा, या वो कुछ सालों के बाद भी प्रेसिपिटेट हो सकता है कि एट बर्थ नॉर्मल रहा, कुछ सालों के बाद हुआ। सो येस, इट इज़ वेरी मीनिंग टू से पॉसिबल दैट both both this hormonogenesis as well as thyroid hormone formation abnormalities के जो genes है वो affect होने से बच्चे में वो transmit हो सकता है। So if the mother already knows कि मुझे thyroid है और ये बच्चे को भी होने के chances है, तो कोई preventable measures है? मतलब most common cause of hypothyroidism in any adult is autoimmunity, जिसमें क्या होता है हमारा बॉडी बहुत सारे एंटीजन से एक्सपोज होता है, बहुत सारे वायरसेस से एक्सपोज होता है, उसमें क्या होता है हमारा बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है जो एक्ट अगेंस्ट द बॉडीज ओन ऑर्गन एंड टिश्यूज। सो एक होता है TPO एंटीबॉडी, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, सो दिस एंटीबॉडीज डू फॉर्म इनसाइड आवर बॉडी, एंड ये एंटीबॉडीज हमारे थायराइड को काम करने नहीं देता है। सो इसी के वजह से हमको जैसे हाइपोथायराइड हो गया है ना। सो ये जो एंटीबॉडी मीनिंग टू से रिलेटेड ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म है, सो दिस आर एक्वायर्ड हाइपोथायराइडिज्म। सो यूजुअली एक्वायर्ड हाइपोथायराइडिज्म में ऐसा नहीं कि माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यस, अगर एक मदर इज प्रेग्नेंट एंड देन लाइक शी वांट्स अ हेल्दी बेबी, तो क्या होता है थायराइड हार्मोन का बच्चे का डेवलपमेंट पे बहुत सारा इफेक्ट रहता है। प्राइमरीली अगर एक मदर को हाइपोथायराइड है तो उसको अपना प्रेगनेंसी प्लान करना ज़रूरी है। सो प्री प्रेगनेंसी उनका TSH नॉर्मल रेंज में होना पड़ेगा, और प्री प्रेगनेंसी उनका थायराइड स्टेटस बिल्कुल भी नॉर्मल होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी का फर्स्ट
ट्राइमेस्टर या तो फिर मैं बोलूँ कि फर्स्ट 3 महीने उसमें बच्चे का सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है और बच्चे का खुद का थायराइड भी उस टाइम पे बन रहा होता है। करेक्ट। तो द बच्चा और द फीटस इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मदर फॉर द थायराइड हार्मोन। अंडरस्टूड। सो उसमें क्या होता है, अगर थायराइड हार्मोन मदर से सप्लाई एडिक्वेट है तभी इसके ब्रेन डेवलपमेंट या डेवलपमेंट्स विल बी नॉर्मल। अगर मदर विल बी हाइपोथायराइड एंड शी बिकम्स प्रेग्नेंट विद दैट हाइपोथायराइड स्टेट, सो इन दैट केस द बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में गेट अफेक्टेड। ओके। सो वो मदर का अगर थायराइड स्टेटस नॉर्मल नहीं रहेगा ड्यूरिंग कंसीव या कंसेप्शन, तो उस टाइम पे बेबी को या फिटस को प्रॉब्लम आ सकता है। ओके। सो देयर दिस टर्म दैट यू आर यूजिंग TPO एंटीजन, antibodies, TPO antibodies. So what exactly is that? So TPO एक जैसे हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर एक एंजाइम है और वो जो थायराइड हार्मोन फॉर्म होता है, जैसे T3 T4 आर थायराइड हार्मोन्स, तो T3 T4 फॉर्मेशन के टाइम वो यूज होता है। ओके। तो जैसे मैंने बोला आवर बॉडी इज एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, वायरसेस, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, तो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। ओके। सो दिस एंटीबॉडी विल एक्ट अगेंस्ट TPO, सो एंटी TPO एंटीबॉडीज। सो ये क्या, जो TPO जो है, जो TPO पे अगेंस्ट काम करेगा तो वो T3 T4 बनने नहीं देगा फिर। सो T3 T4 आइडर बनने नहीं देगा या आपका कम बनेगा, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम करेगा। सो अगर ये टाइटर्स बहुत हाई है एंटी TPO एंटीबॉडीज के, तो फिर देयर आर हायर चांसेस कि आपका थायराइड जो डिसऑर्डर है या हाइपोथायराइडिज्म है वो प्रेसिपिटेट हो जाए। ओके। सो इफ दिस पेशेंट्स हु आर डूइंग द ब्लड टेस्ट, वो ब्लड टेस्ट में what are the values that they need to see specifically, like the total TSH or T3 T4 or what? How can you understand? अगर हम लोग TSH करेंगे तो TSH इज अ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम आवर ब्रेन। ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो वहाँ से आपका TSH सिक्रेट होता है। दिस इज नॉट फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, इट इज फ्रॉम द ब्रेन पिट्यूटरी। सो आपका अगर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग, T3 T4 कम हो जाएगा। T3 T4 कम हो जाएगा तो वो ब्रेन को एक सिग्नल भेजेगा और TSH बढ़ जाएगा। ब्रेन को T3 T4 ब्रेन को सिग्नल भेजेगा एंड TSH कम हो जाएगा। ओके। TSH बढ़ जाएगा। हाँ, TSH विल इंक्रीज बिकॉज TSH इज फुल फॉर्म इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि वो कोशिश करेगा कि और T3 T4 बनाने में और स्टिमुलेट करे थायराइड ग्लैंड को। ओके। तो सो TSH विल बी हाई इन हाइपोथायराइडिज्म। ओके। सो अगर हम सस्पेक्ट करें हाइपोथायराइडिज्म तो हमको TSH करना है। ओके। ओके। सो उसमें क्या होगा, TSH करेंगे तो TSH विल बी हाई। TSH से हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है। ओके। एक कंडीशन होता है सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। हाँ, तो उसमें क्या होता है, सपोज TSH भी डेफिशिएंसी है पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH नहीं बन रहा है, तो इन दैट केस हमको TSH T4 हमको करना पड़ता है। ओके। और अगर हम लोग हाइपरथायराइड सस्पेक्ट कर रहे हैं तो TSH T3 T4 हमको पूरा पैनल करना पड़ता है। सो फॉर डायग्नोसिंग हाइपोथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, TSH करेंगे। अगर हम लोग को रिसर्च, हाँ, अगर मतलब रिसोर्स पुअर सेटिंग है, पेशेंट के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो फिर डायरेक्टली TSH भी करेंगे तो एक आइडिया लग जाता है। ओके। सो इफ दिस TSH इज abnormal, like प्रॉपर लेवल्स पे नहीं है, लेकिन T3 T4 अगर अपने प्रॉपर लेवल्स में है, तो कैन यू से द पेशेंट हैज गॉट थायराइड एबनॉर्मलिटी? यस, उसको बोलेंगे कि सब क्लिनिकल। अगर TSH बढ़ा हुआ है और T3 T4 नॉर्मल है तो दिस इज सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। अगर TSH सप्रेस्ड हो गया, लो देन द नॉर्मल रेंज, एंड T3 T4 इज नॉर्मल, तो उसमें हम लोग सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। सो दिस इज सब क्लिनिकल। मतलब T3 T4 विल बी नॉर्मल, but then the TSH में हमको changes दिखेंगे, either high in case of hypothyroidism. In that case medication is required? Not on all cases, क्योंकि जैसे अभी हम लोग पेशेंट है, अगर सपोज प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं, अगर किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है, लाइक अदरवाइज सिर्फ रिपोर्ट में गड़बड़ी है लेकिन पेशेंट को पर से कोई सिम्टम नहीं है, कोई सर्जिकली प्लान्ड नहीं है, क्योंकि सर्जरी करने के लिए भी मतलब एनेस्थीसिया चेकअप में TSH नॉर्मल रहना ज़रूरी है। सो अगर ऐसा कोई
इंडिकेशन नहीं है तो हम लोग उसको ट्रीट नहीं करेंगे इफ़ द TSH इज लेस देन 10 इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। और उनको मॉनिटर करेंगे कि मतलब मे बी आफ्टर 3 months to 6 months, क्योंकि नॉट ऑल केसेस विल कन्वर्ट इनटू लाइक ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म। अंडरस्टूड, ओके। सो जो द सिम्टम्स जो है थायराइड के, दे आर क्वाइट कॉमन एज इन, मतलब कि ऐसे नो वन वुड थिंक कि ये मुझे थायराइड का सिम्टम्स हो सकता है। सो वाई इज़ दैट व्हेन देन उससे कैसे एग्जैक्टली पता लगा है कि ओके दिस इज़ थायराइड, ओके थायराइड ओनली? क्योंकि कभी कभी एनजाइटी होना या पैल्पिटेशंस होना दैट कुड ऑल्सो से दैट मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, राइट? उससे यस डेफिनेटली। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, डिप्रेशन इज़ अ साइन या एक सिम्टम्स बोल सकते हैं। सो यस, इफ़ यू फील डिप्रेस्ड या ओवर एंशियस, आपको रेस्टलेस फील हो रहा है ना, बहुत ट्रेमलेसनेस फील हो रहा है, सो इन दोज केसेस you can actually check your thyroid. Any psychiatric manifestations है, mood disorder है, mood swing है, depression है, anxiety है, restless है, so any mood disorder, any psychological symptoms, you should check your thyroid levels. Okay. So there's this connection between mental health and thyroid because pituitary gland produces TSH. Is it that way? No, pituitary gland is not related to the mental health directly, लेकिन thyroid in general. Okay. Because मैंने आपको पहले बोला है कि आपका थायराइड जो हार्मोन है, they affect all systems of our body. Understood. Okay. Majority and maximum systems of our body, उनका normal functioning के लिए थायराइड हार्मोन का normal रहना बहुत ज़रूरी है. Okay. अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो वो लो फील कर सकता है, डिप्रेस फील कर सकता है, सो दिस कैन बी। इनफैक्ट कुछ कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकता है। सपोज थायराइड डिसऑर्डर्स में लोअर लिम्ब नमनेस, फिट झंझनाहट होना, ऐसा टिंगलिंग नमनेस ऐसा फील होना पैरों में। इनफैक्ट जो हाइपरथायराइड स्टेट है, ओवर एक्टिव थायराइड, तो कभी कभी उसमें क्या होता है, पोटेशियम लेवल्स लो हो जाता है उसमें क्या होता है, पैरालिसिस भी जैसा प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो कुछ पेशेंट्स जैसे पैरालिसिस लेके आते हैं, बोथ द लोअर लिम्स का, उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो सडन ऑनसेट उस टाइप का। तो फिर हम लोग बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, बट बाद में पता चलता है कि नो, दैट इज बिकॉज ऑफ थायराइड प्रॉब्लम्स एंड हाइपरथायराइड स्टेट। एंड इन सब केसेस अगर हमने पेशेंट को बराबर से थायराइड डायग्नोसिस नहीं हुआ अगर, तो वो फिर मतलब क्योंकि मेडिकेशन ही नहीं चालू हो रही है प्रॉपर्ली, ओनली मेडिकेशन से ही वो ठीक हो जाता है। सो एज यू सेड कि थायराइड हर बॉडी ऑर्गन या हर बॉडी फंक्शन में इन्वॉल्व है, सो बिकॉज ऑफ थायराइड बाकी कोमॉर्बिडिटीज भी होने के चांसेस हाई होते होंगे फिर। करेक्ट राइट, लाइक मे बी ऑस्टियोपोरोसिस, मे बी डायबिटीज। सो What are the common conditions जो थायराइड की वजह से हो सकते हैं? थायराइड के वजह से जैसे हाइपरटेंशन इज वेरी कॉमन, हाई ब्लड प्रेशर, फिर थायराइड के वजह से जैसे कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल वो सब ज़्यादा हाई होना। ऑफन थायराइड को डायबिटीज़ के साथ भी एसोसिएटेड पाया गया है। एंड थायराइड में बेसिकली एक्टोपिक फैट बढ़ जाता है ना, सो और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, सो वो सब कॉमन है। थायराइड कैन ऑल्सो प्रेजेंट एज PCOD लाइक फीचर्स फीमेल्स में, सो इट कैन हैपन। थायराइड कैन लीड टू मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, menstrual problems in females, infertility in females. It can cause infertility in males also, not only females. बहुत बारी females को हम लोग मतलब blame करते हैं because of thyroid, yes, social stigma. But then yes, the male should also know that उनमें अगर thyroid problem है, again it can affect their fertility. So if the proper medication continue करें तो ये सब चीज़ें resolve की जा सकती है अगर thyroid control में लेकर आए तो। Okay, so now coming to prevalence, why do you think कि इंडिया में every other house has thyroid patients in it? देखिए इंडिया like because this is an autoimmune disorder, and then पहले के टाइम पे ऐसा सोचा गया था कि आयोडीन डेफिशिएंसी के वजह से थायराइड डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन, बट आफ्टर आयोडाइजेशन प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग अभी आयोडाइज सॉल्ट यूज करते हैं, सो उसमें आयोडीन कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर थायराइड डिसऑर्डर्स। यस, so because metabolic disorders or because like autoimmune disorders
इट इज़ इन अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। सो क्योंकि हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम लोग का लाइफस्टाइल भी चेंज हो चुका है, कुछ एपिजेनेटिक कॉजेस भी हो सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, कोई एक फैक्टर नहीं बोलूँगी पर से। और कुछ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं, जैसे हमारे खान पान में, हमारे पानी में, वैसे कुछ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स है। So this endocrine disruptors can get inside our body through food and water, and so and then they can be absorbed from the environment. So all this can actually affect our thyroid gland, and this could be one of the reasons, or these are the like reasons that the more and more thyroid disorders are being detected and the prevalence have increased, right? So you mean lifestyle modifications are very important to maintain the thyroid levels, right? So any specific changes that you would recommend to keep the thyroid levels normal? Like this thyroid problem can happen even in the normal like healthy adult. Yes, to maintain good health is always important. Correct. So adequate exercise, जैसे at least 5 days a week, like aerobic exercises करना है ना, at least half an hour to 1 hour. And then along with that 2 to 3 days of resistance exercise, and along with exercises like flexibility exercise, balance exercises, so that we maintain a good weight and we can maintain good muscle mass. That is right. That is important. Because of thyroid, I think bone ka jo, like what you call as osteoporosis, the calcium level goes down. Osteoporosis can also happen in thyroid disorders. So yes, maintaining a good health and good maintaining a good lifestyle is very very important. And yes, micronutrients लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो गया, जैसे सेलेनियम डेफिशिएंसी है, सो दिस टाइप का अगर एंटीऑक्सीडेंट डेफिशिएंसीज है, सो ऑल दिस डेफिशिएंसीज ऑफ दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज can precipitate or can have some association with thyroid disorders onset. So जैसे हम लोग सिर्फ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, we should always be cautious about taking a good amount or adequate amount of micronutrients and antioxidants in our food. That is right. That is और correct. बहुत बारी हम लोग जैसे goitrogens होते कोई फूड स्टफ में, है ना, एंड देन सम एडिटिव्स रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं फूड में, व्हिच कैन हैम्पर आवर thyroid gland. So we should always try to avoid. So there's this myth around going that because of eating a lot of cabbages or broccolis, thyroid level increase हो सकते हैं उससे. Is it true? Cabbage, broccolis, all these things, like they contain goitrogens या soy products या soybean या soya derived जो products है, तो उसमें क्या होता है, they can contain goitrogens. So goitrogens से क्या होगा, आपका thyroid gland का size बढ़ सकता है, thyroid hormone production में थोड़ा effect हो सकता है. But then see, if you cook and eat, I think there is no harm. Correct. If you cook and eat, there is no harm. Excess consumption of anything is anyway. These are something which comes under healthy food. Yes. So we don't actually consume it in a big proportion. In a big proportion. Yes. So many a times, आजकल क्या है, we diet, है ना. So during dieting, हम लोग को the food choices are important. So we may cut down on carbohydrates. But then again, we should have adequate protein, we should have adequate micronutrients, we should have adequate omega-3 fatty acids. Understood. We should have adequate vitamins. And then, because if these deficiencies are there, so our organs and hormone system, the hormone producing जो organs है, they may not function well. So like you mentioned before also, कि once you start the thyroid medication, it has to be taken daily. Yes. Correct. But then like there are patients who are fasting, they have this festival things going on. During such period, how would they manage, not taking the medication, या फिर what is the right way of taking thyroid medication? जैसे हम लोग हाइपोथायराइडिज्म में जो थायराइड रिप्लेसमेंट देते हैं, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ फास्टिंग हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फेस्टिवल, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग,
और इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी हेल्थ कंडीशन, अगर किसी को बुखार भी है तभी भी वो थायराइड टैबलेट लेना ना छोड़े। थायराइड टैबलेट डेली जैसे हम लोग मॉर्निंग में देते हैं, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में लेना है, और लिटिल वाटर, मतलब 1 सिप ऑफ वाटर, जितना कि थायराइड टैबलेट को निगलने में जितना ज़रूरत है उतना। बहुत ज़्यादा वाटर नहीं लेना है। कुछ कुछ लोग जैसे थायराइड टैबलेट के साथ 1 लीटर पानी पी लेते हैं, सो दैट शुड नॉट बी डन। सो थायराइड टैबलेट हैज़ टू बी टेकन इन एम्प्टी स्टमक। एटलीस्ट 6 hours fast is good, 8 hours to 6 hours fasting is good, and then after taking the tablet with small sip of water, they should wait at least half an hour to 1 hour, and after that they can consume food and other things. और अगर सपोज पेशेंट कुछ और मेडिसिन भी साथ में लेते हैं, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स गैस्ट्रिक मेडिसिन, पीआई लेते हैं, कैल्शियम टैबलेट्स लेते हैं, आयरन टैबलेट्स लेते हैं, तो इन सब टैबलेट्स को थायराइड टैबलेट के साथ नहीं लेना। सो अगर मॉर्निंग फास्टिंग में थायराइड टैबलेट्स ले रहे हैं तो आफ्टर 4 hours और या उसके बियॉन्ड वो बाकी टैबलेट्स वो कोई दूसरा टाइम पे ले ले, लेकिन थायराइड टैबलेट्स के साथ नहीं लेना है। बिकॉज अगर थायराइड टैबलेट्स के साथ ले लिया या इमीडिएटली थायराइड टैबलेट खाने के बाद फूड कंज्यूम कर लिया या दूसरा मेडिसिन ले लिया, तो उससे क्या होता है, थायराइड जो टैबलेट है उसका एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो जाएगा, और फिर वो रिस्पॉन्स विल बी इफेक्टिवनेस विल गो डाउन। सो दैट इज द थिंग। एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कोई भी डिजीज़ है, कुछ भी डिफ़िकल्टीज है, कुछ भी कहीं बाहर घूम रहे हैं, तो हमेशा थायराइड टैबलेट को साथ में लेके जाना है और डेली लेना है। एंड द कंप्लायंस हैज़ टू बी गुड। करेक्ट, बिकॉज सी इट इज समथिंग कि जो नॉर्मल मेडिसिन लेके ठीक किया जा सकता है, यू नो दैट इज द ओनली स्टेप दैट यू हैव टू टेक टुवर्ड्स कीपिंग योर थायराइड लेवल्स नॉर्मल। सो एनी वन वैल्यूएबल एडवाइस और एनी वन मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव अस? सो थायराइड डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। सो अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स है जो थायराइड प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली विजिट एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड यू शुड चेक your thyroid levels. So thyroid level, TSH level, वो सब करने के बाद like if there is any problem, take the advice of an endocrinologist and accordingly you can start tablets as advised by endocrinologist. Understood. Okay. So thank you so much for joining us today, and it was lovely having you with us. Thank you. For our viewers, अगर आपके symptoms या health issues thyroid से related हैं, so don't hesitate to meet your doctor. Remember that knowledge is power and understanding your body is the first step towards a better health. So if you find our videos informative, don't forget to subscribe to our channel and follow us on Instagram at Mankind Specialities for more such valuable health discussions on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.